Hello, commerce graduate. Welcome back to the channel. So, guys, in this part, we are going to cover up the third unit of your subject business organization. So, इससे पहले वाली दो यूनिट्स अगर आपने नहीं देखी हैं, so प्लीज उसको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करेंगे. टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको पर्सनल क्लासेस चाहिए उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं studyWithNiharka@gmail.com पे. ठीक है गाइस, सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this part we have to cover the unit 3 as per NEP. ठीक है, सिलेबस NEP के अकॉर्डिंग है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट थर्ड जो है वो कवर कर लेंगे. पहली टॉपिक है इसमें प्लांट लोकेशन. ठीक है, प्लांट लोकेशन प्लांट लेआउट को बेसिकली कवर करेगी ये पूरी यूनिट, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखिए आएगा ही आएगा, चाहे वो कुछ भी पूछे, प्लांट लोकेशन की मीनिंग पूछे, फैक्टर्स पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे या जो भी पूछे. ठीक है, तो अभी सब कवर करके जाना है, एग्जाम में देख के जाना है. तो देखो, प्लांट लोकेशन क्या होती है. प्लांट से समझ लो एक फैक्ट्री, और लोकेशन मतलब लोकेशन. लोकेशन किस लोकेशन में अपनी फैक्ट्री सेटअप करोगे वही होती है प्लांट लोकेशन. सिंपल है. ठीक है, बीज डिसाइडिंग द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू सेटअप अ फैक्ट्री और प्रोडक्शन यूनिट. मतलब जहाँ पे आपको प्रोडक्शन करना है, उसकी जो यूनिट लाइक फैक्ट्री में बनाना है माल, तो कहाँ पे लोकेट करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसाइड करना. ठीक है, लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे फैक्ट्री की सारी ज़रूरतें पूरी हो पाएँ और फैक्ट्री से माल आराम से मार्केट तक पहुँच भी पाए. ठीक है, जैसे अगर अपना घर आप लोकेशन डिसाइड करते हो ना, बहुत सोच समझ के कि ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे मतलब लोग भी हों अच्छे, कॉलोनी अच्छी हो, सारी सुविधा हो, पानी बिजली ये सब चीज़ें अवेलेबल हो, दुकानें हो, शॉप्स हों. ठीक है, पॉश एरिया हो. तो ये क्या है, एक घर सोचने में इतना अगर आप देख रहे हो, तो प्लान की लोकेशन जहाँ से आपको कमाना है, प्रोडक्शन करना है, उसको भी डिसाइड करोगे कि कहाँ से आपको करना है. तो इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है बिकॉज राइट लोकेशन हेल्प रिड्यूस कॉस्ट, क्योंकि राइट लोकेशन आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी. रॉ मटेरियल आपको आराम से मिल जाएंगे, वर्कर्स आराम से मिल जाएंगे और ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है, काम करने की क्षमता बढ़ पाएगी. अगर लोकेशन सही नहीं है तो उससे आपको एक्सपेंस ज्यादा बेयर करने पड़ेंगे और बिजनेस को लॉस भी हो सकता है. कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी खुद सोचो. अगर लोकेशन ऐसी है जहां से सामान को मार्केट तक ले जाने में सामान टूटने का रिस्क है, आप फ्रेजाइल गुड बनाते हो, टूटने का रिस्क है, तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. देखिए, तो टूट रहा है सामान, फिर टूट फूट के जा रहा है, तो वो हमारी एक कॉस्ट आ रही है, एक लॉस हो रहा है. इसके अलावा लोकेशन अगर ऐसी है जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही है टाइम पे, तो हमारा प्रोडक्शन रुक रहा है, उसका भी नुकसान हमें बेयर करना पड़ेगा. तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्लान लोकेशन अच्छे से डिसाइड करो, क्योंकि बहुत हेल्प करेगी आपकी बिजनेस की सक्सेस पे. नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस क्या है प्लान लोकेशन की. अब देखो इजीली हम लोग समझ लेंगे. पहले है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोड्यूस करने की कॉस्ट और उसको बांटने की मार्केट में, ये रिड्यूस कर देता है. जैसे कि अगर हमने बहुत अच्छी लोकेशन चूज करी है, तो जो भी आपके एक्सपेंस है, एक्सपेंस किससे रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, रॉ मटेरियल को खरीदने से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, वो क्या होंगे, कम हो पाएंगे. ठीक है, अगर ऐसी लोकेशन यहाँ पे लेबर चीप अवेलेबल हो गया, आराम से अवेलेबल हो गया, रॉ मटेरियल आराम से चला आ रहा है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है, उसको लाने में भी ज़्यादा भाड़ा नहीं देना पड़ रहा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ रही है, तो इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट ये सब कम हो पाएंगी. इससे एक्सपेंस आपके थोड़े खर्चे कम हो पाएंगे. ठीक है, कम कॉस्ट पे हो जाएगा. ठीक है, लोअर कॉस्ट मीन्स हायर प्रॉफिट फॉर द ऑल. कॉस्ट कम है तो मतलब कि प्रॉफिट बिजनेस का बढ़ पाएगा. ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसी लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है जहां से आपका जो रॉ मटेरियल है वो आराम से मिल पाए, जिससे आपका समय भी बचेगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगी. मान लो आप कपड़े बनाते हो, तो ऐसी जगह करो जहाँ पे जो आपका थ्रेड वगैरह, कॉटन वगैरह, वो इजीली अवेलेबल हो आपका रॉ मटेरियल, जिससे क्या होगा, आपका समय भी बचेगा क्योंकि आप तुरंत आ जाएगा, और आपको लाने में उसको जरा कॉस्ट भी नहीं पे करनी पड़ेगी. नेक्स्ट एक्सेस टू लेबर, ऐसी जगह लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे जो लेबर आपको चाहिए, चाहे वो स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, वो आराम से अवेलेबल हो. ठीक है, और वो रीजनेबल वेजेस मांग रहे हो. ऐसा भी नहीं है कि उनकी वेजेस बहुत हाई है, बिकॉज आपकी लोकेशन ऐसी जगह है जहाँ पे काम करने वाले लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं. और ऐसी वेजेस होनी भी चाहिए कि मतलब क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना हो. ऐसा नहीं सस्ता दे रहे बट क्वालिटी प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे हैं. प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, मार्केट के नजदीक होनी चाहिए, ऐसी लोकेशन होनी चाहिए कि जो भी आपके टारगेट कस्टमर है उनके पास हो. ठीक है, ताकि इजीली और फास्टर गुड्स जो है वो उन तक डिलीवर हो जाएगा. दूर होगी तो आपको प्रोडक्ट उन तक डिलीवर करने में समय लगे, तो हो सकता है कस्टमर कहीं और ही ऑप्शन ढूंढने लग जाए. नेक्स्ट है स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन, ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे आपके बिजनेस ऑपरेशन स्मूथ हो पाए, मतलब कि जहाँ पे आपका जो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो, ये सब इजिली आपके अवेलेबल. इससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो आराम से हो पाएगा बिना किसी
इंटरप्शन की, रोड नहीं सही है तो क्या हो रहा है, सामान नहीं आ पा रहा है, डिले हो रहा है, प्रोडक्शन इंटरप्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जा रही, मशीन बंद हो जा रही है, तो बिजनेस का जो फ्लो है, ऑपरेशन का जो फ्लो है वो स्मूथ नहीं हो पाएगा। तो ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे ये सब चीजें बेटर हो, बेटर कोऑर्डिनेशन विद सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपका जो कनेक्शन होना चाहिए सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के साथ वो अच्छा होना चाहिए। तो वो अच्छा हो सकता है जब आप उनके नजदीक होंगे, ठीक है, क्योंकि क्योंकि आप उनके जो कनेक्शन में होंगे, नजदीक होंगे, ऐसा नहीं है आप बहुत दूर एरिया में है और आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर होने में समय लग रहा है, सप्लायर से आप कॉन्टैक्ट्स नहीं बन पा रहे, आप सामान मंगा नहीं पा रहे हो, तो फिर दिक्कत होगी। बट अगर आपका अच्छी लोकेशन है तो इन सब चीज़ों में भी आप बेटर कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंप्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। देखो जब सब कुछ सही से चलेगा ना तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, रॉ मटेरियल सही है, मैन पावर सही है, कॉस्ट कम आ रही है, तो सब प्रोडक्शन आराम से होगा, स्मूथली होगा और फास्टर होगा। सपोर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, और अच्छी लोकेशन आपको हेल्प करती है कि आप लॉन्ग टर्म में भी अगर ग्रो करना चाहो, फ्यूचर में अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड करना चाहो तो वो भी कर पाओ। लोकेशन थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, इनफ स्पेस होनी चाहिए कि मान लो कल को हमें किसी और गुड्स में एंटर करना है तो हमारे पास जगह कम ना पड़े, ठीक है, हम उसको उसी में मैनेज कर ले जाएं। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट लोकेशन को अफेक्ट करेंगे। अब आपके घर बना रहे हो, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या होगी, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। सोचोगे कि भाई लाइट हो, ठीक है, पानी की सुविधा हो, और जो घर बनाने के लिए सामान मंगानी है हमको वो आराम से वहां मिल जाए, मार्केट हो, ठीक है, लेबर की जरूरत होगी घर बनाने तो वो मिल जाए मुझे। तो वही चीजें हैं फैक्ट्री में भी कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी अफेक्ट करेगी। आप लोकेशन ऐसी ही सेलेक्ट करोगे जहां पे रॉ मटेरियल आपको आसानी से मिल पाए, ठीक है, क्लोज हो रॉ मटेरियल सोर्सेज के, जिससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए और टाइम पे सप्लाई मिल जाए। दूसरा, ऐसी जगह चूज करोगे जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर होगी, चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, इजिली अवेलेबल होंगे और अफोर्डेबल वेजेस पे होंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर आपको बताएगा कि आपको लोकेशन कैसे सेलेक्ट करनी है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जहाँ पे अवेलेबल होगी, गुड रोड, रेल, पोर्ट, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, जहाँ पे आप आराम से रॉ मटेरियल रिसीव भी कर लो, ठीक है, और डिलीवर भी कर पाओ फिनिश गुड्स, तो ये फैक्टर भी एफर्ट करेगा आपकी लोकेशन में। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। देखो वही सारे फैक्टर्स जो आपने कैरेक्टरिस्टिक इसमें पढ़े ना, वही आपको लिख देने हैं यहाँ पे, कुछ अलग से नहीं है। एक बार पढ़ लो और उसको उसी तरीके से आप उसको कन्वे कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो करेक्टरिस्टिक हो चाहे वो इंपॉर्टेंस हो, बेसिकली चीज वही होने वाली है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स की जो बेसिक फैसिलिटी आपको चाहिए होगी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कम्युनिकेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल शुड बी अवेलेबल, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपकी इजिली अवेलेबल होनी चाहिए कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आपको चाहिए। ऑफकोर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की चाहिए होगी, वाटर चाहिए होगा, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए आपको नेटवर्क्स अवेलेबल होने चाहिए। तो ये चीजें भी आपके अफेक्ट करते हैं डिसाइड करने में कि आपके लिए कौन सी लोकेशन बेस्ट होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज, लाइक गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, लाइक टैक्स बेनिफिट, सब्सिडीज, इंडस्ट्रियल एरिया सपोर्ट, वो सब आपका गवर्नमेंट से होना चाहिए, ये भी आपका हेल्प करेगा लोकेशन डिसाइड करने में। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड, ठीक है, जो प्लेस है शुड ऑफर लैंड एट रीजनेबल कॉस्ट एंड स्कोप फॉर फ्यूचर। ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको मान लो जमीन की आगे जरूरत पड़ गई तो रीजनेबल कॉस्ट पे आप उसे खरीद सकते हो और फ्यूचर में एक्सपैंड कर सकते हो, ऐसा स्कोप होना चाहिए, ऐसी जगह लोकेशन सेटअप करनी है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, पॉल्यूशन कंट्रोल, लॉस, क्लाइमेट एंड सराउंडिंग, ऐसी जगह लोकेशन होनी चाहिए, ये भी फैक्टर इफेक्ट करेगा कि वहां पे पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज अप्लाई होते हो, क्लाइमेट और सराउंडिंग। ऑफकोर्स आप घर भी बनाते हो तो आप चाहोगे ऐसी एरिया में तो नहीं बना दोगे जहाँ पे पॉल्यूशन है, क्लाइमेट वेदर कंडीशन नहीं सही है, सराउंडिंग एरिया सही नहीं है, ऐसी जगह तो बनाओगे। तो फैक्ट्री भी ऐसी जगह हम नहीं सेटअप करेंगे। लोकल लॉज एंड रेगुलेशन, जो लेबर लॉ है, लाइसेंसिंग है, अदर रूल्स ऑफ एरिया मस्ट बी फेवरेबल, ठीक है, जो भी आपके लोकल लॉज है उस जगह जहाँ पे आपने लोकेशन सेलेक्ट की है, ठीक है, वहाँ के कुछ लोकल नॉर्म्स होंगे वो भी सही होने चाहिए। लेबर लॉज होंगे जैसे लाइसेंस की जरूरत है, ये सब आपके ऑपरेशन में सपोर्ट करने वाले हैं। कम्युनिटी एंड सोशल फैक्टर, कि जो भी लोकल पॉपुलेशन है जहाँ पे आपने लोकेशन खोली है, प्लांट सेटअप किया है, वहाँ पे उनका सपोर्ट आपको मिल पाए, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ये सब अवेलेबल हो, जिससे आपके जो वर्कर्स की फैमिलीज हैं जो वहाँ पे मान लो आपके साथ फैक्ट्री में रह रहे हैं, काम करा रहे हैं, उनको भी तो चाहिए होगा कि उनकी फैमिली रहे, फैमिली रहेगी तो बच्चे रहेंगे, बच्चे रहेंगे तो उनकी एजुकेशन वगैरह भी देखनी पड़ेगी। तो ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एम्यूनिटीज, ये सब अवेलेबल हो, जिससे उनको भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये बहुत ईजी टॉपिक था आपका प्लान लोकेशन का, वेरी इजी। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्लांट लेआउट पे कि प्लांट लेआउट क्या होती है। प्लांट लेआउट रिफर्स टू द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन, इक्विपमेंट, डिपार्टमेंट अदर। देखो हमने क्या करी, लोकेशन डिसाइड कर ली कि हमें फैक्ट्री सेटअप क्या कहाँ करनी है, ठीक है, अब लोकेशन डिसाइड कर ली, घर डिसाइड कर लिया कि कहाँ पे होगा। नाउ अब घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेसिकली हम डिसाइड करते हैं ना, नक्शा बनवाते हैं कि रूम यहाँ होंगे, वॉशरूम यहाँ पे होगा, मंदिर यहाँ पे होगा, उसी तरीके से फैक्ट्री का क्या सेटअप होगा,
ठीक है, उसका क्या फिजिकल अरेंजमेंट होगा, मशीन्स कहाँ पे होंगी, इक्विपमेंट्स कहाँ रखे जाएंगे, डिपार्टमेंट्स वगैरह कहाँ पे होंगे, वर्क एरियाज कहाँ पे होंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो सब हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। वही क्या होता है फिजिकल, वही होता है आपका प्लांट लेआउट। ठीक है, प्लांट लेआउट बेसिकली क्या है, फिजिकल अरेंजमेंट है मशीन्स का, इक्विपमेंट का, डिपार्टमेंट का, वर्क एरिया का विद इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इंडस्ट्री। मतलब जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर आपका मशीन्स कहाँ पे अरेंज होंगी, इक्विपमेंट कहाँ रखे जाएंगे, डिपार्टमेंट्स वगैरह कहाँ बनेंगे, काम करने का एरिया कहाँ होगा, वो सब डिसाइड करना, वो सब बनाना, वही होता है प्लान लेआउट। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि आपका जो वर्क फ्लो हो वो स्मूथ हो, एफिशिएंट एरिया हो, ठीक है, स्पेस हो और ऑप्टिमल प्रोडक्शन हो। तो सोचो अगर आपका घर बन रहा है तो अगर चीजें हौच पौच होंगी तो क्या आप आसानी से मूव कर पाओगे इधर से उधर से? ठीक है, आप क्या उसका स्पेस जो आपको मिली है उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर पाओगे? नहीं। तो हमें लेआउट ऐसा बनाना है फैक्ट्री के अंदर का, चीजों को ऐसे अरेंज करनी है जिससे हमारा काम बिना किसी रुकावट के हो पाए, और जितना स्पेस हमारे पास है वो हम पूरा तरीके से प्रोडक्टिवली क्या कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। इन सिंपल वर्ड इट इज हाउ एंड वेयर एवरीथिंग इज प्लेस्ड विद इनसाइड द फैक्ट्री। सिंपल वर्ड में देखो कि कहाँ पे और कैसे सारी चीजों को एक फैक्ट्री के अंदर रखनी है जिससे हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस इजी हो पाए, फास्ट हो पाए और कॉस्ट इफेक्टिव हो पाए। ठीक है, अगर हमने लेआउट ऐसा बनाया अपने फैक्ट्री का कि एक वर्कर को दूसरे स्टेशन में जाने में चोट लग जाती है, ठीक है, तो हमें क्या है, हमें नुकसान हो रहा है, हमारा एक तो प्रोडक्शन थोड़ा डिले होगा, दूसरा हमें उसके मेडिकल एक्सपेंस भी बेयर करने पड़ेंगे, और वर्कर अगर बैठ गया तो फिर हमें वो काम भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये हमें देखना है कि लेआउट हमारा प्रॉपर होना चाहिए, एयर की पास हो पा रहे हो आराम से, ये वो। देखो एग्जांपल समझ लो, थिंक ऑफ किचन सेटअप इन अ रेस्टोरेंट। जैसे रेस्टोरेंट में किचन सेटअप करते हो तो देखते हो ना कि स्टोव कहाँ पे होगा, फ्रिज कहाँ है, सिंक कहाँ होगी, स्टोरेज कहाँ होगी, जिससे क्या हो कि शेफ आराम से बना पाए और बिना किसी एफर्ट्स के। अगर उसको सिंक तक जाने में, फ्रिज तक जाने में ही समय लग रहा है या उसमें दिक्कत हो रही है तो फिर कहाँ वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा। सेम आपको फैक्ट्री के भी केसेस में हमें मशीन्स और मटेरियल को इस तरीके से अरेंज करना है कि प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा स्मूथली हो पाए। मशीन प्रॉपर अरेंज होनी चाहिए, ऐसे हौच पौच में नहीं होनी चाहिए कि या तो मशीन दूर है और मटेरियल को मशीन तक लाने में मटेरियल टूट रहा है या गिर रहा है, वो भी नहीं करना है। ठीक है, तो प्रॉपर सेटअप हमारा बेटर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि प्लान लेआउट के ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो बेसिक है कि क्यों हम प्लान लेआउट प्रॉपर बना रहे हैं, जिससे हमारा काम स्मूथ हो पाए, स्मूथ फ्लो वर्क। वेरी नाइस। टू इंश्योर मटेरियल मूव इन अ लॉजिकल सीक्वेंस विदाउट बैक ट्रैकिंग और कंफ्यूजन। काम सीधे रास्ते से हो, टाइम ना वेस्ट हो। देखो लाइन भी दी है मैंने यहाँ पे, काम सीधे रास्ते से हो, टाइम वेस्ट ना हो, मतलब कि ऐसा आपको सीक्वेंस लॉजिकल बनाना। कुछ लोग का घर क्या होता है, इलॉजिकल तरीके से बना देते हैं, एक रूम अंदर है, किचन ऊपर बना दिए हैं, या फिर अलग अलग जगह पे कुछ कर दिया है। उससे क्या हो रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, कहाँ पे क्या है भूले जा रहे हो। तो मटेरियल ऐसे बनाना है कि सीक्वेंस लॉजिकल, बार बार पीछे ना आना पड़े एक ही चीज के लिए। ठीक है, फ्लो में काम चलता जाए, आगे बढ़ता जाए। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में स्पेस बर्बाद नहीं करनी हमें, जितना हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हर फ्लोर का, पूरे इंच का, एक एक इंच हर फ्लोर का, वो हमें करना है स्मार्टली। नो वेस्टेज, नो क्लटर, काम जगह कम जगह में ज्यादा काम हमारा हो पाए, ऐसा हमें मोटिव लेके चलना है। रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग, जो मटेरियल हैंडलिंग है वो हमें रिड्यूस करनी है। मतलब देखो ऐसे सेटअप बनाओ कि मटेरियल को मशीन तक लाने में भी ज्यादा समय ना लगे, और ऐसा नहीं कि मशीन ऊपर है मटेरियल नीचे, तो ऊपर लाने में ही सामान को एनर्जी भी जा रही है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है और सामान भी टूट रहा है या गिर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो हमें ये फोकस करना है कि हमें जो नीड है मटेरियल को शिफ्ट करने की बार 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 बार, वो कम हो, जिससे हमारा टाइम भी बचे, एनर्जी बचे, मनी बचे। ठीक है, जितना काम उठाने का काम, जितना कम उठाने का काम उतना ज्यादा प्रोडक्शन का काम। जितना हम कम उठाएंगे, सामान ज्यादा बार बार उठाने नहीं पड़ रही, आराम से वो मूव कर रही है, उतना ही हमारा जो टाइम है वो बचेगा और प्रोडक्शन तेजी से हो पाएगा। बेटर सुपरविजन एंड कोऑर्डिनेशन, देखो जो मैनेजर्स हैं वो मॉनिटर करेंगे टू हेल्प मैनेजर मॉनिटर वर्कर्स एंड मशीन इजीली एंड इंश्योर टीम वर्क इन सिंक। अगर ऐसा हमने सेटअप बनाया कि जो सुपरवाइजर है वो देख ही नहीं पा रहे हैं पूरे एरिया को, तो उन्हें दिक्कत आ रही है, तो क्या वो मैनेज कर पाएंगे चीजों को, वर्कर्स को मॉनिटर कर पाएंगे, या मशीन को देख पाएंगे कि वो सही चल रही है नहीं चल रही? नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसा करना है कि मैनेजर जो है वो वर्कर्स और मशीन को मॉनिटर कर पाए इसलिए, और ये इंश्योर कर पाए कि जो टीम है वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है, नजर भी हो और नजरअंदाज भी ना हो। एम्प्लॉय सेफ्टी एंड कंफर्ट, हमें ऐसा सेटअप बनाना है कि एम्प्लॉयज की सेफ्टी हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, एम्प्लॉयज कंफर्टेबल, ऐसा नहीं सफोकेशन हो रहा है, इतना हमने कंजेस्टेड सेटअप बना दिया है, वो भी नहीं होना चाहिए।
जिससे क्या होगा, अगर प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट मिलेगा तो वर्कर भी मोटिवेटेड रहेंगे, एक्सीडेंट्स कम होंगे। सेफ वर्कर इज इक्वल टू प्रोडक्टिव वर्कर। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, हमें लेआउट ऐसा डिजाइन करना है कि अगर हमें फ्यूचर में कोई चेंजेस करने या अपग्रेड करना है, ठीक है, सेटअप में कुछ इंप्रूवमेंट करना है, कोई नई मशीन ला रहे हैं, आज के टाइम पे कुछ अपडेट हुआ है, तो ऐसा नहीं बना देना कि हमारा सेटअप इतना फ्लेक्सिबल है ही नहीं कि हम उसको अब इंस्टॉल कर पाए। हमें गुंजाइश रखनी है चेंजेस के लिए, तो वो भी एक ध्यान में रखना है। रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम एंड कॉस्ट, हमें ऐसा सेटअप बनाना है कि हमारा जो प्रोडक्शन टाइम है और कॉस्ट है वो क्या हो पाए, कम हो पाए। ये ऑब्जेक्टिव लेके चलना है। टू मेक द प्रोसेस फास्ट एंड कॉस्ट एफिशिएंट, इंक्रीजिंग आउटपुट एंड प्रॉफिट, हमें अपने प्रोडक्शन के टाइम और कॉस्ट को कम करना है। कॉस्ट कम हो जाएगी अगर मटेरियल बर्बाद नहीं हो रहा, बैक स्टैकिंग नहीं हो रही, वर्कर्स को चोट नहीं लग रही है, प्रॉपर सेटअप, तो कॉस्ट हमारी उतनी नहीं आएगी, आराम से काम होगा बिना किसी डिले के, प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान लेआउट। प्लान लेआउट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी बहुत ईजी है, इसको भी देख लेते हैं। अ वेल डिजाइन प्लान लेआउट इज द बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन सिस्टम। अच्छा, प्लान लेआउट अच्छा होगा तभी तो हम प्रोडक्शन सही से कर पाएंगे, और प्रोडक्शन सही से हो पा रहा है तो हम प्रॉफिट बना पाएंगे, और प्रॉफिट बना पाएंगे तो बिजनेस ग्रो कर पाएगा तो बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ये हमें हेल्प करता है कि हम बिजनेस की कॉस्ट को बचाएं, टाइम को बचाएं और एफिशिएंटली काम करें, जिससे क्या हमारे एम्प्लॉयज भी हैप्पी रहे और सेफ रहे। तो क्या इंपॉर्टेंस है, देखो एक प्लांट लेआउट हमें हेल्प करता है कि हमारा जो काम का फ्लो है वो एफिशिएंट रहे और प्रोडक्शन स्मूथली हो पाए। व्हेन मशीन्स, मटेरियल, वर्कर्स आर अरेंज प्रॉपर्ली, वर्क फ्लोज लाइक वाटर। जब मशीन्स, मटेरियल और वर्कर्स प्रॉपर्ली अरेंज, मतलब किसी को कोई हॉच वॉच नहीं हो रही कि वर्कर कंफ्यूज है मटेरियल का है, मशीन में मटेरियल नहीं जा पा रहा है, या मटेरियल जा रहा तो रहा है लेकिन टूट रहा है, तो वो नहीं हो रहा है। तो अगर सारी चीजें अरेंज है प्रॉपर्ली, ठीक है, जहां मशीन को होना चाहिए वो मशीन है, मशीन के बगैर में मटेरियल है, और आराम से वर्कर भी मूव कर करके उसको यूज कर पा रहा है, तो हमारा वर्क फ्लो कैसा होगा, इट विल बी लाइक वाटर, स्मूथ एंड फास्ट, कंफ्यूजन कम होगी, क्रिएशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट है सेव टाइम एंड एफर्ट्स। आपका जो प्लान लेआउट होता है वो टाइम, देखो हमने बहुत बार डिस्कस भी कर लिया, टाइम सेव करता है, एफर्ट भी सेव करता है। अगर अच्छा स्मार्ट सेटअप है ना, मटेरियल का मूवमेंट उतना होगा नहीं, वर्कर का मूवमेंट उतना होगा नहीं, उनकी एनर्जी वेस्ट होगी नहीं, काम आराम से जल्दी जल्दी हो जाएगा, अननेसेसरी डिले नहीं होंगे, काम बिना रुकावट, टाइम की बचत। नेक्स्ट है रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। आपको जो प्लान लेआउट है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस करता है, हमने देख लिया, मूवमेंट कम होगा, वेस्टेज कम होगा, डिले कम होगी, तो ऑटोमेटिकली जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम आएगी। स्पेस का अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाओगे, हर कॉर्नर जो है फैक्ट्री का वो वाइसली यूज हो पाएगा, जिससे कोई भी स्पेस अनयूज नहीं रहेगी। इंप्रूव सुपरविजन एंड कंट्रोल, हमने बोला था ना सेटअप ऐसा होना चाहिए कि सुपरवाइजर देख पाए कि वर्कर क्या कर रहे हैं, मटेरियल से मूव हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सेटअप ऐसा होना चाहिए कि सुपरविजन इजिली हो पाए, जिससे प्रॉब्लम क्विकली आइडेंटिफाइड हो जाएंगी और प्रॉब्लम पे फिर सोल्यूशन हो जाएगा तो आराम से काम चल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योर एम्प्लॉय सेफ्टी एंड कंफर्ट। ऐसा हमें सेटअप करना है, तो हमें जो प्लान लेआउट है, गुड प्लान लेआउट, ये हेल्प भी करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान लेआउट बोले या फीचर्स ऑफ गुड प्लान लेआउट बोले, दोनों में वही लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन कैसे भी पूछे। इंश्योर एम्प्लॉय सेफ्टी एंड कंफर्ट, एक अच्छा लेआउट ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय की सेफ्टी रहे, ऐसा वेल डिजाइंड हो कि वर्कर इन्वायरमेंट अच्छा हो, एयर सही से पास हो रही है, वर्कर कंफर्टेबली काम कर पा रहे हैं, सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ, ऑफ कोर्स ऐसा लेआउट है कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है, कोई मशीन ऐड करनी है, कैपेसिटी बढ़ानी है बिजनेस की तो हम कर पाए, ठीक है, ऐसा ना हो कि हम बैठे हुए हैं और हम वो चीज इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारे पास स्पेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ प्लान लेआउट, ठीक है, प्लान लेआउट के टाइप्स को समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लान लेआउट किस तरीके का हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, हम देखने वाले हैं। पहला है प्रोडक्ट लेआउट बना सकते हैं आप। प्रोडक्ट लेआउट इन द सेंस क्या होता है, प्रोडक्ट लेआउट होता है जहाँ पे मशीन्स और इक्विपमेंट एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में अरेंज है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे कि मान लो आप इसमें सिमिलर प्रोडक्ट बनते हैं मास जिनका स्टैंडर्ड, जैसे कोई चिप्स का पैकेट है, ठीक है, तो एक ही जैसे लेस के चिप्स बन रहे हैं और बल्क में बन रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो मशीन्स हैं, इक्विपमेंट, उनको एक सीक्वेंस में कि पहले में चिप्स आलू जो है वो धुल के आए, फिर कटे, फिर उसमें बेक्ड हुए, देन स्प्रिंकल हुआ मसाला एंड देन पैक हुआ। तो हमने क्या किया, जो मशीन्स है, इक्विपमेंट, उनको एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में अरेंज कर दे कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो इस तरीके का आप लेआउट बना सकते हो। ये कहाँ पे बनाते हो, जब आप ऐसे चीजें बना रहे होते हैं जो मास में बनानी है, मतलब बल्क में बनानी है और एक ही जैसी बनानी है, ठीक है। इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या है कि प्रोडक्शन तेजी से होगा, क्योंकि हर स्टेप में पास कर करके प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, एक असेंबली लाइन सेटअप करती है। कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि
मटेरियल एक जगह से उठा के दूसरी का थोड़ी ना लेके जाना है, वो आराम से पास होता जा रहा है मशीन टू मशीन। दूसरा है फ्लेक्सिबल नहीं है, मान लो कि अगर आपको कोई ऑपरेशन खराब हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट बता रही हूँ, वन चेंज डिस्टर्ब लाइन, कि मान लो एक ऑपरेशन कटिंग वाला मशीन खराब हो गया तो उसके आगे वाले प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। फ्लेक्सिबल नहीं है, मान लो कोई आपको चेंजेस करना है, ठीक है, मशीन बदलनी है या फिर हमें चिप्स दूसरी तरीके डिजाइन में काटना है, तो वो चीजें उतनी पॉसिबल नहीं है कि आप एकदम से कर पाओ। कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर हम बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, तो एक मतलब अरेंज मशीन कैसे अरेंज करेंगे कि पहली प्लेस में डॉ जो है वो रोल होगा, दूसरे में वो कट होगा, फिर बेक्ड होगा, फिर वो पैक्ड होगा, और इस तरीके से सीक्वेंस में क्या होगा, काम होगा, ठीक है, मिक्सिंग, रोलिंग, कटिंग, बेकिंग एंड पैकिंग। तो क्या हो रहा है, जो वर्क है वो एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में हो रहा है, मशीन भी हमने उसी तरीके से क्या करी है, अरेंज करी। तो ये कौन सा लेआउट होता है, ये होता है प्रोडक्ट या लाइन लेआउट। दूसरा है प्रोसेस लेआउट या फंक्शनल लेआउट। प्रोसेस लेआउट क्या होता है, जहां पे मशीन ग्रुप होती है ऑन सिमिलर फंक्शन, ठीक है, एक जैसे काम के लिए एक मशीन, दूसरे जैसे काम के लिए दूसरी मशीन, इस तरीके से हम मशीन को असेंबल करते हैं। ऑल ड्रिलिंग मशीन इन वन एरिया, वेल्डिंग मशीन इन अदर, ठीक है, एक रूम में हमने सारी ड्रिलिंग मशीन रख दी, एक रूम में हमने सारी वेल्डिंग मशीन रख दी, तो प्रोडक्ट को जहां ड्रिल कराना तो वहां ले गए, वेल्डिंग कराना है तो वहां ले गए। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, एक ही जैसे प्रोडक्ट नहीं बना रहे, क्योंकि एक ही जैसे प्रोडक्ट बना रहे तो मशीन को हम सीक्वेंस भी लगा सकते हैं। लेकिन मान लो कोई ऐसे सब, जैसे कि फर्नीचर वर्कशॉप है, तो फर्नीचर कट, लकड़ी तो कट करनी है, तो हम जहाँ कट करने वाली मशीन वहां लेके जाएंगे। लेकिन जरूरी थोड़ी ना लकड़ी से हम सोफे ही बना रहे हैं, लकड़ी से हम बेड भी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट हम अलग अलग बना रहे हैं और छोटे छोटे बैचेस में बना रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे मशीन जो है वो एक ऑपरेशन के सीक्वेंस में ना लग के एक सिमिलर फंक्शन के बेसिस में हम ग्रुप कर देते हैं, कि कटिंग वाली मशीन एक जगह, ड्रिलिंग वाली मशीन एक जगह, तो आपको जिस प्रोडक्ट में जो भी काम कराना है मशीन के अंदर वो आप करा सकते हो। फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जब मशीन की जहां जरूरत हुई है वहां पे आप जा सकते हो, रेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि रुकेगा। दूसरा है कस्टमाइज प्रोडक्ट बन सकते हैं, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनेगी क्योंकि मशीन के थ्रू एक एक स्टेप होके वही हो रहा है, नहीं, कस्टमाइज कर सकते हो। मटेरियल हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि आपको मटेरियल को बार बार इधर से उधर करना पड़ेगा, कटिंग मशीन में लेके जाओ, फिर दूसरे रूम में दूसरी मशीन में लेके जाओ, तो टाइम भी लगेगा। नेक्स्ट है आपका फिक्स पोजीशन लेआउट, बहुत इजी होता है ये। प्रोडक्ट स्टेट एट वन लोकेशन, वर्कर मशीन एंड मटेरियल कम्स टू इट। जो प्रोडक्ट है वो एक लोकेशन में रखा रहता है, बाकी जो वर्कर है, मशीन है, मटेरियल है, जो चाहिए हमें उस प्रोडक्ट में काम करने के लिए, वो हम उस जगह तक लाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट जब लार्ज होता है या इनमूवेबल होता है तब हम इस तरीके के लेआउट को यूज करते हैं, जैसे कि शिप बिल्डिंग। अब शिप का स्ट्रक्चर एक जगह लगा हुआ है, वर्कर्स आ रहे हैं, मशीन्स आ रही है जिससे हम शिप को तैयार कर रहे हैं, जो मटेरियल लगाना है वो आ रहा है, तो लोकेशन में एक जो मेन हमारा प्रोडक्ट है वो वहीं रहता है, क्योंकि वो भारी है, उसको मूव नहीं कर सकते, बाकी जो जरूरत की चीजें वो वहां तक लाएंगे, ठीक है। लार्ज प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है। प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन टफ हो सकती है, ऑफकोर्स, तो सारे वर्कर्स को एक साथ आना है, मटेरियल को एक साथ लाना है, अरेंज करना है, ठीक है, तो वो थोड़ा कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी, अदरवाइज ये इजी है। सेलुलर लेआउट देखो, समझो, कंबाइंस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट, ये प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट को कंबाइन करता है। सिमिलर प्रोडक्ट विद सिमिलर प्रोसेसिंग नहीं, यहाँ पे वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो एक जैसे होते हैं, और उन पे जो प्रोसेस करना है हमें वो भी क्या होता है, एक जैसा होता है। जैसे हमने देखा ना कि पहले वाले लेआउट में हम सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उसकी जो सिमिलर नीड्स है, वो प्रोसेसिंग नीड है, वो मशीन का सेटअप जो है एक जैसा कर देते हैं। तो इनको हम कहाँ बनाते हैं, सेल्स में बनाते हैं। सेल्स बेसिकली क्या होती है, स्मॉल यूनिट होती है जहाँ पे अलग अलग मशीन्स हमारे पास सेटअप होती हैं। मतलब मान लो कि आप क्या हो, आपका एक टेक्सटाइल बिजनेस है, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक स्टिचिंग यूनिट बना ली। जो स्टिचिंग यूनिट है उसको छोटी छोटी टीम में बना दी, जैसे जो स्टिचिंग का काम करेंगी, जो शर्ट बनाएंगी, टी शर्ट बनाएंगी, उनको छोटी छोटी टीम में डिवाइड कर दो। वो छोटी छोटी टीम यहाँ पे क्या हो गई, आपकी सेल हो गई, क्योंकि ये लोग सिमिलर प्रोडक्ट बनाएंगी और जिनकी प्रोसेसिंग नीड क्या है, सेम है। तो हर जो 5 लोगों का ग्रुप है वो सारे स्टेप, जो भी स्टेप होंगे टी शर्ट को सिलने के, वो फॉलो करेंगे। जैसे एक टीम ने क्या किया, जैसे एक टीम में वर्कर ए ने स्लीव्स अटैच कर दी, 2 ने स्टिच कर दिया शोल्डर, 3 ने साइड सीम ज्वाइन कर दी, 4 ने हेम बॉटम बना दिया, 5 ने रिब अटैक कर नेक रिब अटैच कर दिया, और क्वालिटी देख ली। तो क्या हुआ, टीम का हर एक पर्सन अलग अलग मशीन के साथ क्या कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन बना क्या रहा है, एक ही प्रोडक्ट बना रहा है। और जो प्रोसेस होगा, जो हर टीम फॉलो करेगी, वो यही होगा कि वर्कर एक ये कर रहा है, 2 ये कर रहा है, फिर उसने पास किया, फिर तीसरे को मिला, तीसरे ने ये काम किया, चौथे को पास किया, एंड देन मूव ऑन, ठीक है। जैसे फैब्रिक सेल ए में आता है, वर्कर पहला स्टिच करता है, दूसरे वर्कर को देता है, इस तरीके से 5वें को देता है, कंप्लीट हो जाती है।
तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिमिलर प्रोडक्ट बन रहे हैं, टी शर्ट ही बना रहे हैं सब लोग, प्रोसेसिंग नीड भी सेम है कि हर वर्कर से शुरुआत, वर्कर एक स्लीव्स अटैच कर रहा है, दूसरा शोल्डर स्टिच कर रहा है, फिर लास्ट वाला क्वालिटी चेक करके पास कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स बना दिए, उसमें वर्कर्स डिवाइड कर दिए, उनका टास्क डिवाइड कर दिया, उनको अलग अलग काम दे दिया, ठीक है। मॉडरेट वॉल्यूम, ज्यादा बल्क में जहां नहीं बनना होता है, छोटे वॉल्यूम में बनना होता है, ज्यादा छोटे में नहीं, मॉडरेट में बनना होता है, वैरायटी में बनना होता है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का भी ले सकते हो, गारमेंट्स यूनिट का मैंने बता दिया। एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है, चेंजेस कर सकते हो, वर्कर ए को बी को जिसको जो काम देना दे सकते हो, ऐसा सच नहीं है। और कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सेटअप कर पाना, ग्रुप बनाना, देन अरेंज करना। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन लेआउट। कॉम्बिनेशन लेआउट क्या है, टू और मोर लेआउट का कॉम्बिनेशन, मतलब प्रोसेस और प्रोडक्ट लेआउट का मर्जर हो सकता है यहाँ पे। इसके अलावा आपका जो हमने पढ़ा, ठीक है, फिक्स लेआउट और प्रोसेस प्रोडक्ट, किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, दो या दो से ज्यादा लेआउट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। बिजनेस हैंडल डिफरेंट प्रोडक्ट एट सेम टाइम, बिजनेस अलग अलग प्रोडक्ट को हैंडल कर रहा होता है एक ही समय पे इसके अंदर। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूज करती है इसको, लाइक टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग फर्म। अब इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो, मान लो कि वहां पे क्या था कि हमने ग्रुप बना दिए, ग्रुप में 5 लोग का टीम बना दिया, 5 लोग की टीम जो है वो प्रोडक्ट बना रही है और पास करी है। कंबाइंड यूनिट में क्या होता है, हमने अलग अलग फैक्ट्री को डिवाइड कर दिया अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनके काम के बेसिस पे, जिसमें मान लो एक डिपार्टमेंट सारे वर्कर मिलके एक ही जैसा काम कर रहे हैं। जैसे कि 100 टी शर्ट आई, वो पहले डिपार्टमेंट ए में गई, वहां पे उनकी स्लीव स्टिच हुई, दूसरे डिपार्टमेंट में गई जहाँ पे शोल्डर स्टिच हुआ, तीसरे डिपार्टमेंट में गई जहाँ पे और काम हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो सेटअप बनाया है वो ऐसा बनाया कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग काम जो है वो हो रहा है एक ही समय पे, ठीक है। अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं एक ही समय पे। तो ये होगा आपका वो वेटिंग टाइम, देखो डिपार्टमेंट बीच में होगा, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में तभी जाएगी जब पहले डिपार्टमेंट वाला वो काम कर लेगा, ठीक है। अडॉप्टेबल है, आप इसको जब चाहो अडॉप्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ऑटोमोबाइल कंपनी विद सेपरेट एरिया फॉर इंजन बिल्डिंग एंड कार असेंबली। एक एग्जांपल और देख लो कि ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसका एक डिपार्टमेंट जो इंजन बिल्ड करता है, ठीक है, इंजन बिल्ड करने के लिए वो प्रोसेस लेआउट की असेंबली यूज कर रहा है, ठीक है। और एक है जो कार असेंबली यूज कर रहा है फॉर, उसके अंदर कौन सा लेआउट यूज कर रहा है, प्रोडक्ट लेआउट। पहले इंजन बना, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था, उसके बाद वो दूसरे लेआउट में पास हुआ जो कि है हमारा प्रोडक्ट लेआउट। तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, प्रोडक्ट लेआउट में क्या होता है, मशीन इक्विपमेंट अरेंज होते हैं एक ही सीक्वेंस में, और प्रोसेस में क्या था, मशीन फंक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो इंजन बिल्डिंग है वो कौन सा लेआउट यूज कर रहा है, प्रोसेस लेआउट। कार असेंबली हो रही है तो प्रोडक्ट लेआउट, एक पहले कार का मान लो ढांचा आया, फिर वो पास हुआ, वो पहले इंजन बन गया प्रोसेस लेआउट के अंदर, ठीक है। जब इंजन पूरा तैयार हो गया उस प्रोसेस लेआउट को यूज करके, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग फंक्शन के थ्रू हमने इंजन बना दिया। अब इंजन को हमने कार असेंबली में, जब कार बन रही है, असेंबल हो रही है, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में ऐसे मूव करके वहां पे हमने अपनी कार को क्या कर लिया, इंजन के साथ असेंबल कर लिया। तो हमने दोनों टाइप के लेआउट जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या करे हैं, यूज कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ लेआउट। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने दूसरे टॉपिक के साथ, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट। प्रिंसिपल क्या है, प्लांट लेआउट इज इन जस्ट अबाउट प्लेसिंग मशीन रैंडमली, मतलब रैंडमली मशीन प्लेस कर लिया, यही लेआउट नहीं होता। स्ट्रैटेजिकली हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे मशीन लगानी, कहाँ पे लेबर, कहाँ पे मटेरियल, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े और सेफ्टी रहे, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल है जो हम फॉलो करते हैं अपना फैक्ट्री का सेटअप करने के टाइम, वो क्या है, फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट। मिनिमम मूवमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हमें जब लेआउट सेटअप कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल फॉलो करने की मूवमेंट मिनिमम हो, लाइक मटेरियल का, टूल्स का, वर्कर्स का, सबका मूवमेंट कम से कम हो, जिससे क्या होगा कि टाइम कम लगेगा उस टास्क को कंप्लीट करने। मूवमेंट ही ज्यादा है, समय ज्यादा ले रहे हैं इधर से उधर घूमने में, तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, एफर्ट्स वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो हमें ऐसा इंश्योर करना है कि मटेरियल मूवमेंट जो हो रहा है वर्कर्स का, मशीन का, वो कम हो, ठीक है। कीप पैकिंग स्टेशन नियर द फाइनल असेंबली लाइन, जैसे जो फाइनल असेंबली लाइन है, जो पैकिंग स्टेशन उसके नजदीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैकिंग स्टेशन दूर है तो हम प्रोडक्ट को लेके उस स्टेशन जा रहे हैं देन पैक कर रहे हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल स्मूथ फ्लो, वर्क शुड मूव लॉजिकली एंड कंटिन्यूअसली विदाउट बैक ट्रैकिंग, मतलब कि हमें स्मूथली हमारा काम हो, ऐसा हमें इंश्योर करना है कि जो भी हमारा काम है, जो भी हमारा वर्क है, वो लॉजिकली और कंटिन्यूअसली मूव करे। ऐसा नहीं कि लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, बार बार हम पीछे आ रहे हैं, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा काम है, जो भी हमारा मूवमेंट है मटेरियल का,
वो या लेबर का वो मतलब लॉजिकल होना चाहिए, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में तीसरे स्टेप में ऐसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक स्टेप में रुक गए हैं और फिर पीछे आ रहे हैं, कंफ्यूजन हो रही है। जैसे कि फ्रॉम कटिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग, इंस्पेक्शन, इस तरीके से मूवमेंट होती है, जैसे जो भी प्रोसेस है उस तरीके से लेके जाना है। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन, हर एक इंच जो है फ्लोर का यूज होना चाहिए, ये आपको देखना है, क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का प्रिंसिपल होता है कि लेआउट जब भी बनाओ ये देखो कि फ्यूचर में कोई चेंज करना है, न्यू प्रोडक्ट लाना, मशीन लाना, वो हो पाए। सेफ्टी और कंफर्ट का प्रिंसिपल लेके चलना है कि वर्कर की सेफ्टी हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, लाइटिंग अच्छी हो, ऐसा सेटअप होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, सारे डिपार्टमेंट, मटेरियल, मशीनरी आपस में हार्मनी में वर्क करें, आराम से वर्क फ्लो हो। ऐसा नहीं कि मटेरियल, मनी, मशीन, मैन सब डिस्टर्ब चल रहे हैं, मटेरियल मशीन तक नहीं पहुंच रहा है, टूट रहा है, मशीन तक मैन नहीं जा पा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। फिर हम देखें कि एंश्योर मटेरियल फ्रॉम वेयर हाउस, जैसे वेयर हाउस से जो भी मटेरियल है जो हमें बनाना है प्रोडक्शन के लिए वो टाइम पे आ पाए, तो इस तरीके से हमें कनेक्शन बनाना हर चीज़ों में। प्रिंसिपल इकोनॉमी, लेआउट शुड हेल्प रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, इंश्योर मटेरियल एफिशिएंट मटेरियल हैंडलिंग, हमें लेआउट ऐसा बनाना है जिससे हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आए, मटेरियल अच्छे से हैंडल हो पाए, हमारा समय बच पाए और हमारी वेस्टेज जो है वो कम हो। ठीक है, पता लेआउट ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ना बढ़े। ठीक है, मटेरियल को हम एफिशिएंटली हैंडल कर पाए, मटेरियल वेस्ट ना हो, लेबर को चोट ना लगे, समय बचे, वेस्टेज ना हो, तो इकोनॉमी होनी चाहिए हमारे सेटअप में। यूज कन्वेयर्स टू मूव आइटम इंस्टेड ऑफ लेबर, मतलब कन्वेयर्स जो बेल्ट नहीं होती जिसमें ऑटोमेटिकली सामान मूव करता जाता है। ठीक है, वो हमें यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हम लेबर उठा उठा के रख रहा है, सामान टूट रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब इकोनॉमी हमें लानी है कि सारा जो काम है वो आराम से हो पाए, बिना प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ाए, बिना समय लगाए या देरी किए, इस तरीके से। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस नेक्स्ट, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग प्लान लेआउट। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्लान लेआउट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो आप खुद की एग्जांपल है कि चॉकलेट फैक्ट्री डालना चाहते हो, तो कहाँ पे आप मशीन रखोगे, कहाँ पे कैसे रॉ मटेरियल मूव करेगा, सेफ्टी के बारे में क्या सोच रखा है वर्कर की, ये सारे डिसीजंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं जो बताएगा कि कैसा लेआउट होना चाहिए। तो वो फैक्टर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके लेआउट के डिजाइन में क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे, बताएंगे कि ये ऐसा होना चाहिए। तो पहला है टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि आप बना क्या रहे हो। सबसे पहले तो ये देखो कि आप बना क्या रहे हो। ठीक है, हैवी बना रहे हो, फ्रेजाइल बना रहे हो, स्मॉल बना रहे हो, बल्कि बना रहे हो। ठीक है, उस हिसाब से हम सेटअप बनाएंगे। जैसे अगर हैवी हमारा प्रोडक्ट है तो उस हिसाब से हम मशीन अरेंज करेंगे, उस हिसाब से हम मटेरियल को इंगेज करेंगे। तो नेचर क्या है हमारे प्रोडक्ट का, ये डिसाइड करेगा कि कैसे हमारी मशीन और मटेरियल क्या होंगे, अरेंज होंगे। जैसे एक कार मैन्युफैक्चरिंग मान लो फैक्ट्री है जो कार बना रही है, तो उसको एक कैसा स्पेस चाहिए होगा, एक बड़ा स्पेस चाहिए होगा, हैवी मशीन चाहिए होंगी। तो मशीन के हिसाब से हम डिसाइड कर पा रहे हैं, काम के हिसाब से हम डिसाइड कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमारा जो लेआउट है वो किस तरीके से होना। तो स्पेशियस लेआउट होना चाहिए। मान लो एक बेकरी है जो छोटी है, तो उसको सिर्फ अवन रखने और इंग्रेडिएंट स्टेशन बनाए, तो उसके लिए क्या है कि उसको ऐसा छोटा सा एरिया में भी चल जाएगा जहाँ पे सामान जो है वो क्लोज क्लोज हो, आराम से एक से दूसरी जगह वो मूव कर पाए। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिजाइन आपका क्या करता है, लेआउट स्टाइल पे इम्पैक्ट डालता है कि किस तरीके का आपका लेआउट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है आपका नेचर और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का नेचर क्या है, मीन हाउ आर यू मेकिंग इट, आप कैसे बना रहे हो उसको। आर यू मेकिंग वन प्रोडक्ट इन बल्क, मतलब कि आपने ये देख लिया कि प्रोडक्ट इफेक्ट करता है, किस तरीके का प्रोडक्ट है वो बताएगा। दूसरा है कि किस तरीके से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, या तो आप प्रोडक्ट बल्क में बना रहे हो या तो आप स्मॉल क्वांटिटीज में बना रहे हो। ठीक है, तो वो भी बताएगा कि किस तरीके का लेआउट आपको चाहिए होगा। आप मोबाइल कंपनी यूजेस असेंबली लाइन, जैसे कि एक मोबाइल कंपनी है जिसमें स्टेप बाय स्टेप मोबाइल बनेगा, तो वहां पे हम असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्क में बना रहे हैं, तो हम प्रोसेस तरीके का प्रोडक्ट लेआउट वगैरह ये है वो डिसाइड कर सकते हैं। वेडिंग कार्ड प्रिंटर यूजेस फ्लेक्सिबल लेआउट, कि उसको कस्टमाइज डिजाइन करना है तो फ्लेक्सिबल लेआउट चाहिए होगा हमें। तो लेआउट आपकी प्रोडक्शन स्टाइल से भी मैच होता है। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना बना रहे हो, हाउ मच आर यू मेकिंग, लार्जेस्ट जो बड़ी बल्क में बना रहे हो, अगर लार्जर क्वांटिटीज है तो उनको हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा बार बार वर्क फ्लो ज्यादा रहेगा, क्योंकि बल्क में बना रहे हो, एक बार पास हुआ फिर दोबारा फिर तीसरी बार, लॉट्स ज्यादा बनेंगे। ठीक है, और अगर आप छोटे छोटे बैचेस में बना रहे हो तो उसमें तो फ्रीडम रहती है, कहीं भी आप उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। जैसे कोका कोला प्रोड्यूस 1000 ऑफ बॉटल डेली, तो उसको क्या चाहिए, स्पीड भी चाहिए, फ्लो भी चाहिए। तो उस हिसाब से वो बनाएगा कि लेआउट डिसाइड करेगा जिसमें हमारा 1000 ऑफ बॉटल डेली जो है वो रखने को भी हो जाए और हम उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर ले जाए। हैंड मेड शूज मेक्स 10 पेयर्स पर डे, तो उसको उतनी ज़्यादा स्पेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहेगा कि आराम से 10 पेयर जो पर डे बना रहा है वो रख पाए। तो हायर वॉल्यूम है तो फास्टर फ्लो चाहिए, लो वॉल्यूम है तो फ्लेक्सिबल डिजाइन। मतलब अगर फास्ट हाई वॉल्यूम बल्क में बना रहे हो तो आप चाहोगे कि फ्लो फास्टर हो, क्योंकि बड़े ज्यादा अमाउंट बन रहा है, तो ऐसा लेआउट चाहिए कि काम बिना रुके जल्दी जल्दी तेजी से होता रहे। और अगर आप ऐसा बना रहे हो कि
लो वॉल्यूम बना रहे हो, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रहे, तो फ्लेक्सिबल डिज़ाइन आपके लिए क्या है, सुटेबल रहेगी, जो एडजस्ट की जा सके। स्पेस स्पेस अवेलेबिलिटी, कितनी जगह है वो भी बताएगा कि किस तरीके से लेआउट का शेप होगा। तो यू मस्ट प्लान द लेआउट बेस्ड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द फैक्ट्री, आपकी फैक्ट्री का साइज क्या है, कितना क्या साइज है, क्या शेप है, उस हिसाब से भी आप लेआउट प्लान करोगे किस तरीके का बनाना है। कि एक लॉन्ग नैरो बिल्डिंग माइट नीड जिगजैग फ्लो, जैसे एक बड़ी और नैरो बिल्डिंग है तो वहाँ पे जिगजैग फ्लो वर्क करेगा। एक स्क्वायर फ्लोर है तो वहाँ पे और फ्लेक्सिबिलिटी आप दे सकते हो डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है, जहाँ से मूवमेंट आसान हो पाए। तो ये देखना है आपको स्पेस कितनी, उस हिसाब से भी अपना लेआउट प्लान कर सकते हो। मशीन एंड इक्विपमेंट, कितना बड़ा सेटअप है, ठीक है, आपको मशीन कितनी चाहिए, उनके अलग अलग साइज, नॉइज, फंक्शन, ठीक है, ऐसा ना हो कि एक उधर से बहुत आवाज आ रही है और फिर वर्कर के लिए वो सहन नहीं हो पा रहा है। तो हमें क्या है, वैसा लेआउट डिजाइन करना है जो हमें इन सब चीज़ों में भी हेल्प करे कि मशीन इक्विपमेंट को कैसे अरेंज करना है, मैनेज करना है। एक हैवी प्रेस मशीन को ज़्यादा फाउंडेशन और आइसोलेशन चाहिए, आराम से एक एकांत में हो और स्पेस हो। और लाइट टूल्स के लिए तो आप उनको आराम से सटा सटा के भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मटेरियल हैंडलिंग, रॉ मटेरियल कहाँ से कहाँ जाएगा ये भी डिसाइड करेगा लेआउट कैसे डिजाइन करना है। अगर आप चाहते हो रॉ मटेरियल स्मूथली फ्लो करता रहे बिना वेस्टेज ऑफ टाइम और एफर्ट्स के, तो आप उस तरीके का लेआउट बनाओगे जहाँ पे फ्लो हमारा बहुत ही आसान हो, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट यूज कर सकते हो फॉर ऑटोमेटिक मूवमेंट, एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना सकते हो अपना। सेफ्टी एंड कंफर्ट, वर्कर का ध्यान रखना है, तो जो वर्कर की सेफ्टी और कंफर्ट है उसके हिसाब से भी लेआउट होगा कि ऐसा लेआउट बनाओ जिसमें लाइटिंग प्रॉपर हो, वेंटिलेशन, इमरजेंसी एग्जिस्ट वगैरह हो, ठीक है। मशीन अगर आपने बहुत क्लोज कर दी तो इंजरी हो सकती है, डार्क एरिया से आंखों में दिक्कत होगी, तो ऐसा बनाओ कि सेफ इन्वायरमेंट हो, ऐसा लेआउट हो। फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्यूचर एक्सपेंशन, फ्यूचर में एक्सपेंड करना है, नई मशीन लानी, प्रोडक्ट लाना है, तो ऐसा लेआउट बनाओ कि वो चीज़ें पॉसिबल हो पाए। तो ये सारे फैक्टर आपके बताएंगे कि आपको लेआउट किस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट है साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, आप कैसे मेजर करोगे कि आपकी बिजनेस यूनिट का साइज क्या है, बड़ा है, छोटा है या मीडियम है। तो size of business unit does not mean how big the building is. It refers to how large a small business is in term of operation, output, employees and resource. Building की मतलब से ही नहीं होता size of business unit. बिजनेस यूनिट का साइज मतलब ये नहीं कि आपकी बिल्डिंग बड़ी है तो आपका बिजनेस यूनिट का साइज जो है वो बड़ा है। यहाँ पे मतलब होता है साइज ऑफ बिजनेस यूनिट बेसिकली किससे मेजर किया जाता है, ये मेजर किया जाता है कि आपका ऑपरेशन कितना है, आउटपुट कितना बना कितना रहे हो, एम्प्लॉयज कितने इंगेज है, रिसोर्सेज कितना लगा रखा है, वो बताएगा कि आपका साइज बड़ा है या छोटा। पहला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना आपने पैसा लगा रखा है, ये बताएगा बड़ा है कि हाउ मच मनी इज इन्वेस्टेड इन स्टार्टिंग एंड रनिंग द बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने के समय और रन करने के समय कितना पैसा लग रहा है, ये बताएगा आपका बिजनेस का साइज क्या है। अगर जैसे कि टी स्टॉल है, वो उसको 10,000 रुपए चाहिए एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन एक कार कंपनी उसको क्या चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, तो हम कहेंगे इस टर्म में हम देखें तो जो टी स्टॉल है वो स्मॉल बिजनेस है और जो कार कंपनी है वो क्या है, उसका बिजनेस यूनिट का साइज बड़ा है, लार्ज है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताएंगे कि आपके यहाँ कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, वो भी बताएगा कि आपके बिजनेस यूनिट का साइज है। अगर ज्यादा एम्प्लॉयड है तो भाई ज्यादा बड़ा साइज है, कम है तो कम है। जैसे 5 वर्कर, स्मॉल टेलर शॉप में 5 वर्कर है तो स्मॉल बिजनेस है, और 5,000 प्लस एम्प्लॉयज है इन्फोसिस में तो हम कहेंगे ये लार्ज साइज है बिजनेस का। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, कितना बना रहे हो, एक सर्टेन पीरियड में कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी डिटरमाइन करेगा आपके बिजनेस यूनिट का साइज। जैसे बेकरी 100 केक पर मंथ बनाती है तो हम कहेंगे स्मॉल स्केल हो गई एज कम्पेयर टू फैक्ट्री जो 10,000 पैकेट्स बनाती है एक दिन में। पावर कंजप्शन, कि कितनी पावर आप यूज कर रहे हो, जितनी पावर यूज करोगे उतनी ज्यादा मशीन, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, ठीक है। तो एक जैसे कि वेल्डिंग वर्कशॉप है वो बहुत ज्यादा पावर यूज करता है, कि स्टेशनरी शॉप है जिसको सिर्फ फैन और लाइट की जरूरत है तो हम कहेंगे ये स्मॉल साइज ऑफ यूनिट है और ये बड़ी। मार्केट शेयर सर्व, कितनी मार्केट है आपकी, कितनी लोगों तक रीच कर रहे हो, लोकल, नेशनल, ग्लोबल। एक किराना शॉप लोकल एरिया में सब करते हैं लेकिन इसका बिजनेस यूनिट का साइज स्मॉल एज कम्पेयर टू अमेजोन जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस है। तो यहाँ पे साइज ऑफ बिजनेस यूनिट मतलब सिर्फ साइज से नहीं होता है, या बल्कि कितना आउटपुट है, पावर कंजम्पशन क्या है, कैपिटल कितना लगा है, एम्प्लॉयज कितने हैं, उससे भी हम डिटरमाइन करते हैं आपका साइज। सेल्स टर्नओवर, रेवेन्यू कितना कमा रहे हो। मान लो अगर आप टोटल मनी अर्न, रेवेन्यू मतलब टोटल मनी अर्न फ्रॉम सेलिंग द सर्विसेज, एक स्मॉल ग्रोसरी जो 5 लाख पर ईयर कमा रही, ग्रोसरी है जो 5 लाख पर ईयर कमा, तो कहेंगे स्मॉल है। इन कंपेरेटिव टू बिग इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड जो 500 करोड़ बना रहा है एक साल में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है फैक्टर इफेक्टिंग साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, बिजनेस यूनिट की साइज को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहला नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर क्या है वो बताएगा आपका बिजनेस यूनिट का साइज बड़ा है होगा या छोटा। जैसे कुछ बिजनेस होते हैं जिनको
नेचुरली बड़ा साइज ही चाहिए होता है, लाइक फैक्ट्रीज। लेकिन कुछ बिजनेस जो स्मॉल से भी चल सकते हैं, लाइक कोचिंग सेंटर हो गए, किराना शॉप हो गई। तो बिजनेस का नेचर क्या है, आप क्या कर रहे हो, वो भी बताएगा आपके बिजनेस यूनिट का साइज क्या होना चाहिए। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मस्ट बी लार्ज टू प्रोड्यूस एट स्केल। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बड़ा होना ही पड़ेगा अगर वो बल्क में कार्स प्रोड्यूस करना चाहती है। ठीक है। इफ फ्रीलांसिंग की बात की जाए, ग्राफिक डिजाइन, वो अपने घर से भी आराम से काम कर सकता है। ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, आप कितना ऑपरेट कर रहे हो, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी डिटरमाइन करेगा आपके बिजनेस यूनिट का साइज। बिजनेस डीलिंग विद मास प्रोडक्शन नीड लार्जर साइज एज कम्पेयर टू जो बल्क में नहीं बना रहे। तो ऐसे बिजनेस जिनको मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्क में बना रहे हैं, उनको बड़ा साइज चाहिए होगा, ताकि वो मशीन इंस्टॉल कर पाए, वर्कर्स उतने इंप्लॉय कर पाए, लॉजिस्टिक वगैरह कर पाए। जैसे बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग फॉर होल कंट्री, एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जो पूरे कंट्री के लिए मैन्युफैक्चर कर रही है बिस्किट, तो उसको कैसे सेटअप चाहिए, ऑटोमेटिक उसको लार्ज सेटअप चाहिए होगा। लेकिन लोकल बेकरी उसको मिनिमल सेटअप से भी हो जाएगा। ठीक है। कैपिटल एबिलिटी बताएगी कि बड़ा होगा या छोटा, ये अफेक्ट करेगा। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्ले बिग रोल। अगर आप छोटे लिमिटेड फंड से स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टअप जो है वो छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक बिजनेस जो इन्वेस्टर से सपोर्ट किया गया है वो ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा और एक्सपैंड करेगा। तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बताएगा आपका साइज कितना होगा। कम इन्वेस्टमेंट है तो वैसे छोटा होगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो बड़ा होगा। मैनेजरियल एबिलिटी, स्किल, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कैन लीड्स टू बिजनेस ग्रोथ। जो स्किल, अगर आपकी जो मैनेजमेंट टीम है वो स्किल्ड और एक्सपीरियंस है, तो वो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होगी उसको क्या करेगी, हैंडल कर पाएगी आराम से। और उससे क्या होगी, हमारे बिजनेस की ग्रोथ तेजी से होगी, हमारा जो ऑपरेशन है, जो हमारी स्केल है वो बढ़ेगी। जैसे कि कंपनी लेड बाय स्ट्रॉन्ग विजनरी लाइक रतन टाटा विल ग्रो लार्जर ड्यू टू बेटर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो हमारी कैसी प्लानिंग है, हमारा मैनेजर एबिलिटी कैसा है, वो भी हमारे साइज को क्या करती है, अफेक्ट करती है। टेक्नोलॉजी यूज, ऑटोमेशन एडवांस टेक कैन इधर रिड्यूस साइज और अलाउ ग्रोथ। अगर हम ऑटोमेशन या एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उससे या तो हमारा साइज छोटा हो सकता है क्योंकि हमें फ्यू वर्कर चाहिए, क्योंकि हमारे पास मशीन ज्यादा है, टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं तो हमें उतनी स्पेस या वर्कर की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा है उससे ग्रोथ भी हो सकती है, मतलब आप ज्यादा बल्क पे भी बना सकते हो, तो ये भी आपका करेगा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, कि आपके ऑपरेशन में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके कुछ पॉइंट मिसिंग है। चलिए आप अपने आप से भी लिख सकते हो। फैक्टर इफेक्टिंग साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, हमने यहाँ पे 4 5, ये इसको 6 कर लो। ठीक है, 6। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, सम बिजनेस नीड टू स्टे स्मॉल फॉर बेटर कस्टमाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपको कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करनी है अपने वर्कर्स को, ठीक है, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, अगर आपको अपने कस्टमर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमाइजेशन देनी है, ठीक है, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर आपको उन्हें क्या करना है, गुड्स बना बना के देना है, तो वो छोटे भी रह के काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हैंडमेड ज्वेलरी ब्रांड में रिमेन स्मॉल टू फोकस ऑन क्वालिटी एंड कस्टम ऑर्डर्स। कभी आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड है वो अपने आप को नहीं बढ़ाते, क्योंकि वो कुछ ही ऑर्डर लेते हैं, कस्टमर्स के क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, उनके हिसाब के बना के दे देते हैं। ऑप्टिमाइजेशन इन साइज ऑफ बिजनेस, लास्ट है आपका कि बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन साइज ऑफ बिजनेस क्या होता है। एक ऐसा साइज बताना है आपको जो ऑप्टिमम हो, ना ज्यादा बड़ा ना छोटा, मतलब कि एक आइडियल साइज बिजनेस का क्या होगा। रिफर्स टू द मोस्ट आइडियल साइज ऑफ बिजनेस वेयर इट कैन ऑपरेट एफिशिएंटली, मीनिंग मैक्सिमम आउटपुट एंड मिनिमम कॉस्ट। मतलब एक ऑप्टिमम साइज वो होता है, एक आइडियल साइज होता है बिजनेस का, जहां पे बिजनेस एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हैं, स्मूथली आप सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, जहां पे आप बल्क में, मतलब मैक्सिमम जितना बना सकते हो आप एक बिजनेस से, उतना आप प्रोड्यूस कर सकते हो, वो भी कम से कम कॉस्ट पे। सो ये एक राइट साइज होता है, ना तो ज्यादा बड़ा कि आपके रिसोर्स वेस्ट हो, ना ही इतना छोटा कि आपकी ग्रोथ ही रुक जाए। ठीक है, तो परफेक्ट साइज कह सकते हैं उसको। क्यों मैटर करता है, टू स्मॉल, अगर छोटा आपका बिजनेस का यूनिट का साइज है तो क्या होगा, आप बड़े साइज की जो बिजनेस की यूनिट के बेनिफिट होते हैं वो नहीं उठा पाओगे, आपकी कॉस्ट पर यूनिट हाई आएगी। लेकिन अगर आपका साइज बड़ा होगा, ठीक है, तो हो सकता है कि इतना बड़ा बना दिया कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, सामान इधर से उधर ले जाने में इतना टाइम लग रहा है, वेस्टेज हो रही है। तो साइज ऐसा होना चाहिए जो ऑप्टिमम हो, मतलब कि परफेक्ट साइज हो। ठीक है, परफेक्ट साइज हो, ऐसा होना चाहिए। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बताएंगे कि ऑप्टिमम साइज क्या होगा। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आपकी बिजनेस एक्टिविटी का नेचर इफेक्ट करेगा। हर बिजनेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बड़ी स्पेस चाहिए, हैवी मशीन चाहिए, मैन पावर चाहिए, तो उनके लिए जो ऑप्टिमम साइज है वो लार्ज ऑप्टिमम साइज है, बड़ा ऑप्टिमम साइज। लेकिन कुछ सर्विस बेस्ड बिजनेस है लाइक ट्यूशन सेंटर, ऑनलाइन कंसल्टिंग, इनके लिए जो स्मॉल और मीडियम साइज है वही क्या है, इनफ है, तो इनके लिए वही क्या है, ऑप्टिमम साइज है। ठीक है, कार फैक्ट्री कांट रन फ्रॉम गैरेज बट अ फ्रीलांसर वीडियो एडिटर कैन। ठीक है, आप घर बैठे कार फैक्ट्री नहीं रन कर सकते हो,
लेकिन एक फ्रीलांसर एक घर से भी अपना काम कर सकता है, उसको ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी, अगर आपकी टेक जितनी अच्छी होगी उतनी ही ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी, स्मूथ ग्रोथ होगी। बिजनेस यूज करता है एडवांस मशीन ऑटोमेशन, जो उसको ज्यादा प्रोड्यूस को देता है विथ प्योर रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे वर्क बिजनेस जो रिलाई करते हैं लोगों पर, ठीक है, मैनुअल वर्क पे, उनको क्या चाहिए, लोग चाहिए, स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए। तो आपको देखना है कि आपके बिजनेस में किस तरीके का बिजनेस, अगर आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, एडवांस मशीन यूज हो सकती है, तो आपके लिए क्या आइडियल साइज होगा, जहां पे कम रिसोर्सेज से कम जगह से काम बन पाए। लेकिन अगर आप का बिजनेस ऐसा कि आपको लोगों पे डिपेंड होना पड़ता है, तहाँ पे आपको लोगों को रखने के लिए स्पेस चाहिए होगी, टाइम चाहिए होगा, तो वो factory using robot can scale easily while handmade pottery unit grows slowly and steadily, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कि मनी भी डिसाइड करता है आप कितना आगे जा सकते हो। अगर बिजनेस का पास सफिशिएंट फंड है तो वो बेटर इक्विपमेंट खरीद लेगा, बेटर टीम बना लेगा और मार्केटिंग कर लेगा। अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो आपका जो स्टार्टअप का जो सेटअप होगा वो छोटा ही होगा, स्लोअर ऑपरेशन होगा और लिमिटेड ऑप्टिमम साइज ही होगा आपका। तो अगर पास फंड ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा, तो आपके लिए लार्ज साइज ऑप्टिमम है। बट अगर आपके पास उतना फंड इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपके लिए छोटा स्मॉल साइज ही क्या है, ऑप्टिमम है। मैनेजरियल एबिलिटी, तो आपकी यहाँ की मैनेजरियल एबिलिटी कैसी है वो भी डिपेंड करेगी। द साइज ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ रनिंग द शो, हु इज रनिंग द शो, कौन आपका शो रन कर रहा है, मतलब कौन आपका बिजनेस चला रहा है, उसकी एबिलिटी पे भी आपके बिजनेस यूनिट का साइज डिपेंड करता है। अगर आपके मैनेजर स्ट्रॉन्ग है, स्मार्ट है, वो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हैंडल कर लेंगे, बड़ी टीम हैंडल कर लेंगे, तो आप यहाँ पे बड़ा ऑप्टिमम साइज ले सकते हो। लेकिन आपका मैनेजमेंट वीक है, लोग कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन उतने अच्छे नहीं है, तो आप स्मॉल स्केल पे ही वर्क करो, आपका वही ऑप्टिमम साइज रहेगा। ठीक है, मार्केट डिमांड, आपके कस्टमर की डिमांड क्या है। बिजनेस ग्रोज व्हेन मोर पीपल वांट इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बिजनेस तब ग्रो करता है जब उसके ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, प्रोडक्ट सर्विसेज की डिमांड करते हैं। जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा और आपका वही ऑप्टिमम साइज होगा। लेकिन लो डिमांड है तो आपके लिए सही है कि आप छोटे ही लेवल पे काम करो और उस पर ही क्या करो, फोकस करो। ऑनलाइन फूड डिलीवरी बूम ड्यूरिंग द पेंडेमिक, स्विगी जोमेटो हैड टू स्केल अप, बूस्ट हो गया तो स्विगी जोमेटो को अपना स्केल बढ़ाना पड़ा, वही उसके लिए क्या हुआ, ऑप्टिमम साइज। लोकेशन एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कहाँ पे आपकी लोकेशन है वो भी बताएगी कि क्या आपका साइज होना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल, स्किल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट ये सब आपके नजदीक है, इजीली मिल जा रहे हैं, तो आप बड़े लेवल पे जा सकते हो, वो ऑप्टिमम साइज हो सकता है। लेकिन ये सब अगर आपके लिए नहीं मिल पा रहे, एक्सपेंसिव है, तो बेटर है कि आप छोटे लेवल पे ही काम करो, वही आपका ऑप्टिमम साइज है। टेक्सटाइल मिल सेट नियर कॉटन फार्म हैज एज ओवर अदर, ठीक है, ऐसे टेक्सटाइल में जो कॉटन फार्म के आसपास है तो वो अपना ग्रो कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिगर इज चीपर टू अ लिमिट, ग्रोइंग इन साइज ऑफन मींस बाइंग रॉ मटेरियल इन बल्क। ग्रोइंग साइज, अगर आप बड़े हो रहे हो साइज में, तो मतलब क्या है कि आप रॉ मटेरियल बल्क मिला रहे हो, जो फिक्स कॉस्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा यूनिट पे क्या कर पा रहे हो, शेयर कर पा रहे हो, बांट पा रहे हो, जिससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो पाएगी। यूजिंग बेटर मशीन यूज कर पा रहे हो, बट ओनली टू अ पॉइंट, लेकिन एक पॉइंट तक, आफ्टर दैट। लेकिन अगर आपने इस मतलब एक ग्रो अगर आप साइज में कर रहे हो तो इसका मतलब आप ये सब चीज अच्छे से कर पा रहे हो, लेकिन रॉ मटेरियल को बल्क में एक लिमिट तक ही खरीद सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसको मैनेज करना आपके लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, फिर वो वेस्ट होगा, फिर कॉस्ट ऊपर जाएगी। सो बिजनेस को वहां स्टॉप कर देना चाहिए एक्सपेंड, जहां पे उसके बेनिफिट और कॉस्ट क्या है, बैलेंस्ड है, वही उसका क्या है, ऑप्टिमम साइज है। एक बिग फैक्ट्री को रन करना चीपर होता है देन 10 टाइनी वंस, बट नॉट इफ गेट्स टू क्राउडेड और इनएफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमने देखा कि आपका जो यूनिट था इसका क्या सिलेबस था एज पर एनईपी। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।